देखिए कक्षा 6, 7, 8 विषय हिंदी। अब इसमें अगला प्रकरण चलाते हैं हम। पहले पूर्व में कई वीडियो आपको दे चुके, कई वीडियो में आपको बता चुके हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। अब आपको हम एक प्रकरण यानी मतलब एक बिंदु से जोड़ रहे हैं। वह बिंदु है समास। ठीक है, समास का उल्टा क्या होता है? विपरीत शब्द। समास शब्द का अपन विपरीत शब्द लिखेंगे तो इसका विपरीत शब्द होगा व्यास। ठीक है, समास आधा होता है और समास पूरा होता है, व्यास आधा होता है। तो ये आधा हुआ, ये पूरा हुआ और ये आधा हुआ व्यास। तो ये व्यास और इसका उल्टा हो गया विपरीत शब्द। अब इसका विच्छेद करें शब्द का, सम प्लस आस। सम उपसर्ग है, आस धातु है। सम का मतलब पास, पास। सम का मतलब है पास और आस का मतलब है बैठाना। शब्द को पास पास बैठाना। जो शब्द पास पास बैठाया जाए उससे बना शब्द समास युक्त पद होता है, उसको जिसको बनाया जाता है। तो सम प्लस आस, और इसको ये कह सकते हैं सम उपसर्ग पूर्व का अस धातु घनी प्रत्यय करते समास शब्द निष्पद्यते। ये संस्कृत की परिभाषा है, लेकिन हिंदी में यही है कि सम प्लस आस। अब सम प्लस आस का क्या तात्पर्य है? तो सम का मतलब पास और आस का मतलब बैठाना। ठीक, अब समास शब्द की परिभाषा होता है। समास शब्द की परिभाषा, समास शब्द की परिभाषा। अब परिभाषा क्या है सुनिए आप। परिभाषा क्या है कि जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर शब्द को समास कहते हैं। अब समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ, शाब्दिक अर्थ है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी संक्षेप में कोई बात को लिखना। ठीक है, अब समास की जरूरत क्यों पड़ी व्याकरण के अंदर? क्या जरूरत थी व्याकरण में समास लिखने की? समास की इसलिए जरूरत पड़ी कि समास से बड़े शब्दों को, अलग अलग शब्दों को एक ही शब्द में जोड़ा जाए। ठीक है, जिसको अपन जैसे एकल शब्द कहते हैं। एकल शब्द की क्या जरूरत पड़ी? जैसे मान के चलो अपन एकल शब्द कहते हैं वह स्थान जहाँ पर बीमारियों का, रोगों का उपचार किया जाता है, तो लिख देंगे अस्पताल। तो ऐसे ही एक शब्द में आ गए ना। तो समास शब्द अलग अलग शब्द जोड़ने के बजाय, अलग अलग शब्द लिखने के बजाय अपन एक शब्द बोल दें। जैसे बोल दें अपन यूँ बोलते हैं कंद और फूल और फल, कंद मूल, और मूल भी लिख दें मूल, कंद मूल, मूल कंद मूल फल और। ठीक है क्या नहीं? ऐसे और से जोड़ दिया। अब संस्कृत में कैसे जोड़ें? कंद मूल फल, ये हो गया एक शब्द में, कंद मूल फल एक में हो गया। और असंस्कृत में जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे? कंद च फलम च मूलम च जोड़ देते। तो कहने का मतलब है शब्द का अलग अलग लिखने के बजाय एक ही शब्द में लिख देना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। और इसका मूल संक्षिप्तीकरण। ठीक है, शाब्दिक अर्थ। मूल शब्द क्या है? संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्त में कोई बात कहना, संक्षिप्त रूप में कहना। ठीक है, अब विपरीत शब्द हमने आपको बता दिया। समास शब्द की उत्पत्ति बता दी, समास सम प्लस आस। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं समास के अपन कितने भेद होते हैं। ठीक है, समास के भेद कितने हैं, ये बात देखने की है कि समास के कितने भेद हैं। तो समास के भेद कितने हैं वो आप एक सारणी बना लें। समास के वैसे कितने भेद होते हैं वो एक सारणी बना लें। पहले लिख लें समास, और समास लिख के लिख दें सारणी में कि समास लिखा और समास के भेद लिखे। ठीक है, समास के भेद लिखे। तो समास के भेद लिखेंगे अपन। तो पहला लिखा अव्ययभाव। ठीक, अव्ययभाव।
ठीक है। दूसरा लिखा अपन ने तत्पुरुष, दूसरा क्या लिखा? तत्पुरुष, तत्पुरुष, ठीक है। तीसरा लिखा अपन ने, ठीक है, द्वंद्व। चौथा लिखा अपन ने, चौथा भेद, ठीक है, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व। और फिर लिखा अपन ने बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। और अपन 4 हो गए। अब 4 के ये भेद होने के बाद, वैसे 6, तो इसके 2 भेद हो गए तत्पुरुष के। कौन सा? तत्पुरुष के 2 भेद कौन से हुए? एक हुआ कर्मधारय, कर्मधारय, और एक हुआ दिगु, दिगु। यानी कि कहने का तात्पर्य है समाज 6 हो गए, ठीक है। लेकिन अपन इस बात को सोचें कि नहीं, मुख्यतः तो 4 होते हैं मुख्यतः, लेकिन 6 अपन प्रयोग में लाते हैं और 6 का प्रयोग करते रहते हैं। ये इस तत्पुरुष के भेद होते हैं, कर्मधारय और दिगु, ठीक है। नियम अनुसार बात कर रहे हैं, वैसे 6 प्रकार से बात कर रहे हैं। अब जैसे संज्ञा है 3 प्रकार की बताई हमने, लेकिन बता दी 5 प्रकार की। पढ़ते आए 3 प्रकार की, 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। वहाँ हमने कहा बताया समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो ये संज्ञा के रूप परिवर्तन और बढ़ गए। ऐसे समाज का रूप परिवर्तन बढ़ रहा है। समाज क्या है? अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। और तत्पुरुष के 2 भेद, कर्मधारय और दिगु। तो कहने का तात्पर्य यह है, पहले सही रूप से समाज की परिभाषा सीख लें, ठीक है। समाज की परिभाषा ही अनिवार्य है। अपन ने जो कह दी सम सनम समाज, तो ये संस्कृत में हो जाएगी, ये संस्कृत की परिभाषा है। लेकिन हिंदी में तो यही है, हिंदी भाषा में जो समास है वो ये है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने शब्द को समास कहते हैं। अच्छा, और इसके 6 भेद होते हैं, अव्ययभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि और कर्मधारय और दिगु, ठीक है। अब आगे की बात चलते हैं। अब आगे बात यह है कि एक एक समास को एक्सप्रेशन करना है, यानी स्पष्ट रूप से उसका प्रयोग बताना है। एक एक को, प्रकरण को, एक एक शब्द को पूर्ण करना है, समास शब्द को। तो देखिए, आप अव्ययभाव समास की ओर आ जाइए। अब हम आपको अव्ययभाव समास बताएंगे। कौन सा समास बताएंगे? अव्ययभाव। तो देखिए अव्ययभाव समास में क्या होता है, समझ लीजिए। अव्ययभाव समास बता देंगे आज आपको पूर्ण रूप से, और आप समझ जाना कि ये अव्ययभाव समास है जो है वो आपके सामने अभी। तो समास की क्या जरूरत पड़ी पढ़ने को? इसलिए कि कम शब्दों में कोई वाक्य को कह देना, एक संक्षिप्तीकरण रूप से कह देना, समास शब्द का ये रूप हुआ। अब जैसे कि हमने कहा कि अव्ययभाव समास, ठीक है, अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास, ठीक है। एक शब्द है क्या? अव्ययभाव समास, और एक है समस्त पद, और एक है विग्रह। समस्त पद पहले इसको और समझें, समस्त पद और विग्रह 2 है। समस्त पद तो एक पद हो गया और विग्रह उसका अलग अलग हो गया। अब जैसे मान के चलो क्या है, समस्त पद क्या है? जैसे प्रतिदिन है, ठीक है, प्रतिदिन शब्द है, ये समस्त पद है। विग्रह हो गया दिन दिन, दिन दिन, प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन के अनुसार। तो ये अव्ययभाव समास हो गया। लेकिन ये विग्रह और ये समास शब्द से पूर्व पद जो होता है, इसमें 2 पद होते हैं। समास शब्द में 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद, एक उत्तर पद। समास शब्द में 2 पद होते हैं, एक तो पहला कहेंगे पूर्व पद और एक कहेंगे उत्तर पद। तो उत्तर पद और पूर्व पद की अलग विशेषताएं, वो कहाँ पर क्या है, उत्तर पद क्या है, पूर्व पद क्या है, यानी दोनों अलग अलग पद होते हैं, यहाँ हमेशा 2 पद चलते हैं। तो देखिए अव्ययभाव समास की परिभाषा लिखिए। देखिए पहले इस समास में, ठीक है,
इस समास में प्रथम पद वही पूर्व पद या पूर्व पद कह लो उसको, पूर्व पद। इस समास में पूर्व पद अव्यय अथवा उपसर्ग होता है, उपसर्ग। इस समास में पूर्व पद अव्यय अथवा उपसर्ग होता है और उसका अर्थ प्रधान होता है। इसका अर्थ प्रधान है पूर्व पद का। और दूसरा पद उत्तर पद, तो उत्तर पद संज्ञा होता है, पूर्व पद प्रधान है। पूर्व पद से पता पड़ेगा वो प्रधान है, पूर्व पद प्रधान होता है, उपसर्ग और अव्यय। और फिर कहेंगे उसको अव्यय भाव समास कहते हैं, जिसका पूर्व पद अव्यय हो, उपसर्ग हो, उत्तर पद संज्ञा हो, तो पूर्व पद प्रधान होने के कारण उसको अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय क्यों लिखा? अव्यय पहले होता है, उसमें पहला पद अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, तो दूसरा पद उत्तर पद हो गया। तो अव्यय भाव समास में अव्यय पूर्व पद जरूर होगा, अव्यय नहीं होगा वहाँ अव्यय भाव समास नहीं होगा, या उपसर्ग होगा। एक चीज़ तो जरूर उसमें दी हुई होगी, उपसर्ग या अव्यय। तो इसको अपन क्या कहेंगे? अव्यय भाव समास, जिस समास में पूर्व पद यानी प्रथम पद अव्यय या उपसर्ग हो और उत्तर पद संज्ञा हो, उसको अव्यय भाव समास कहते हैं। अव्यय भाव समास से अव्यय किसको कहते हैं, फिर ये आप कहेंगे कि उपसर्ग किसको कहते हैं, फिर ये आप ये प्रश्न मन में उठाएंगे। तो देखो अव्यय किसको कहते हैं, पहले तो अव्यय समझिए आप अव्यय क्या है। अव्यय क्या है? अव्यय क्या होते हैं? जिनके लगने से, वाक्य में जिनके लगने से है लिंग, विभक्ति, वचन, ठीक है, कारक चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होता, उनको अव्यय कहते हैं। ए हटा दो, वे खर्च नहीं होता। जैसे राम धीरे धीरे जाता है, तो धीरे धीरे सब अव्यय है, इसमें धीरे धीरे जाता है। इसको यूँ कहते हैं मकान धीरे धीरे चलता है, मकान धीरे धीरे गिरता है, तो यानी कहते हैं अव्यय हो गया। तो अव्यय शब्द ऐसे हैं जिनके लगने से वाक्य में कोई शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होता, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, वाक्य का अर्थ वो भी वही रहता है, अव्यय। और फिर कह दिया उपसर्ग, फिर कहेंगे उपसर्ग किसको कहते हैं साहब? उपसर्ग दो शब्द हैं अब, अव्यय और उपसर्ग। उपसर्ग किसको कहते हैं? उपसर्ग उसको कहते हैं शब्द के पूर्व में लगते हैं, उसको उपसर्ग कहते हैं। यानी उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, मूल धातु से पूर्व में लगते हैं, मूल धातु से पहले जैसे हार है, अब इसके पहले पूर्व में लगा दिया उपसर्ग, तो ये बन गया विहार। हार का विहार अर्थ हो गया, यानी कि इनके लगने से अर्थ परिवर्तन हो जाए, भ्रमण करना हो गया यहाँ। तो यानी कोई भी शब्द हो, मूल शब्द के आगे उपसर्ग लग जाएगा तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाएगा। आगे है ना पूर्व में, ऐसे नहीं आगे नहीं, आगे उधर होगा, पूर्व में लगा हुआ शब्द तो उपसर्ग लग जाता है। तो मूल धातु के रूप में, मूल शब्द के रूप में, मूल रूप में, कहीं भी मूल शब्द के रूप में अगर पहले उपसर्ग लग जाता है तो उसका अर्थ परिवर्तन हो जाता है। और प्रत्यय बाद में लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, जैसे हमने लिखा आधा लिखा, ठीक है, तो ये लप प्रत्यय आ गया, ये है, तो ये आ गया, तो ये लप प्रत्यय में आ गया, तो ये बाद में लगता है, शब्द के बाद में लगाया जाए उसको प्रत्यय कहते हैं, और पूर्व में लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहते हैं। तो ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय की कोई बात नहीं चल रही है यहाँ, अब उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाएंगे तो और बता देंगे इस बात को। लेकिन अपन संज्ञा समास पर आ जाएं। समास शब्द क्या, समास शब्द की बात चल रही थी अपन की। तो अव्यय भाव समास है, अव्यय पद का प्रयोग लिंग वचन कारक से नहीं बदलता है, जैसा ही रहता है। तो जैसे हमने बोला यथाशक्ति, उदाहरण दे रहे हैं हम, उदाहरण, ठीक है, जैसे लिखा यथाशक्ति, ठीक है। अब इसका विग्रह करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? इसका विग्रह करेंगे जब अपन हिंदी में विग्रह करेंगे तो शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। तो ये उपसर्ग कौन कौन से होते हैं हिंदी में? प्रति, यथा, सम, ये उपसर्ग होते हैं ज़्यादातर, उपसर्ग लगे रहते हैं ये, जैसे ये उपसर्ग हैं ज़्यादातर, समझ गए ना, सम, प्रति भी, ये
अब यथा बे है नी उपसर्ग और अव्यय लगने से, अब ये तो अव्यय शब्द होगा यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, ये क्या हुआ इसका विग्रह। तो ये तो उदाहरण हुआ, ये हुआ विग्रह, ये विग्रह हुआ उसका, तो ये उदाहरण हुआ उसका। अब जैसे उदाहरण दूसरे उदाहरण ले अपन, जैसे अपन लिख रहे प्रतिदिन, अब लिखा ना प्रतिदिन, प्रतिदिन, अब विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, तो अब प्रति उपसर्ग वो लगे अव्यय है, तो ये उपसर्ग लग रहे अव्यय लग रहे हैं, तो इससे ही इसका पता पड़ रहा है, या उपसर्ग लग जाए। जैसे अपन दूसरा बोले प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष, ठीक है, तो इसका विग्रह करेंगे हर वर्ष, प्रतिवर्ष, ये विग्रह हो गया। यानी कहने का मतलब यह है कि आप जितने उदाहरण देखेंगे, जितने उदाहरण लिखेंगे, जितने उदाहरण समझेंगे, उतने ही आप इसको जल्दी कोशिश करके सीख सकते हैं। अगर आपने उदाहरण नहीं देखे, अभ्यास नहीं किया, पूछा नहीं, जांच नहीं किया, तो ये उदाहरण आपसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे, ये कठिनता की ओर बढ़ते ही जाएंगे। देखो प्रतिवर्ष, और मैं उदाहरण दे रहा हूँ, अभी मैं समझना, अभी बंद कर दिया गुरु जी ने। जैसे आ जन्म, ठीक है, आ जन्म लिखा, अब आ उपसर्ग है, सीधा लिख रहा आ जन्म, जन्म भर तक आ जन्म, जन्म भर, जन्म से लेकर आ जन्म, जन्म से लेकर आ जन्म शब्द हुआ। तो अब ये आ गया उपसर्ग, ये आ गए अव्यय, ठीक है। अब जैसे मान के चलो अपन और लिखें यथा नियम, नियम के अनुसार, यथा नियम, जैसे लिख रहे यथा नियम, ठीक है, तो लिख देंगे नियम के अनुसार, नियम के अनुसार, यथा नियम, ये लो। अब इसके बाद देखिए आप और उदाहरण देखें आप, उदाहरण जितने देखेंगे जितने अच्छे रहेंगे। जैसे लिखे, जैसे लिखा घर घर, अपन लिख दें, पहले विग्रह लिख दें घर घर, एक शब्द लिख दिया आपने घर घर, फिर लिख देंगे प्रत्येक घर, प्रत्येक घर। अब यहाँ में घर घर शब्द क्या है, अव्यय के काम कर रहा है, तो घर घर में प्रत्येक घर। और रातों रात, तो रात ही रात में, रातों रात में भी यही है, रातों रातों रात, तो रात ही रात, रात ही रात, ये भी अव्यय के काम कर रहे हैं, उपसर्ग का काम कर रहे हैं, रातों रात। अब जैसे मान के चलो अपन निर्भय लिखा, निर्भय, नी उपसर्ग आ गया, निर्भय, निर्भय, ठीक है, बिना भय के निर्भय, बिना भय के निर्भय। तो नी उपसर्ग का तो बिना के अर्थ में आता है, बिना भय के नी, ठीक है, बिना भय के। आमरण लगा, आमरण, आ में रहने, तो मृत्यु तक आमरण, आमरण हो गया, तो यानी आ उपसर्ग हो गया, नी उपसर्ग हो गया, उपसर्ग है ये। उपगंगम लिख दिया अपन ने, उपगंगम, उपगंगम या उपगंग लिख दिया, और गंग में लिख देंगे तो संस्कृत बन जाएगा, और गंग लिख देंगे उपगंगा, तो गंगा के पास उपगंगा, उप का अर्थ तो पास, तो उपसर्ग का अर्थ निकलेगा, अव्यय का अर्थ निकल रहा होगा कहीं कहीं कुछ न कुछ, जब वो शब्द बनता है। तो ये हो गया उपगंगम, गंगा के पास। अब चलें और उदाहरण, जैसे भर पेट, भर पेट लिखा आपने, भर पेट, ठीक है, पेट भर के, पेट भर तक, पेट भर तक, तो भर पेट, तो यानी उपगंगम, पेट भर, यथा विधि लिख दिया, विधि के अनुसार, जैसे लिखा हमने यथा विधि, यथा विधि, ये उदाहरण है, विधि के अनुसार, विधि के अनुसार, यथा विधि। अब आप जितने उदाहरण देखेंगे, जितने उदाहरण लिखेंगे, जितने उदाहरण खोजेंगे, जितना ही इसको हल्का महसूस करेंगे, यानी जितना ही अच्छा समझ में आएगा। अब परिभाषा तो जिसको याद नहीं है वो तो आएगा ही नहीं, परिभाषा जिसको याद होनी चाहिए। पूर्व परिभाषा, समाज किसे कहते हैं, समाज की क्या परिभाषा है, समझ गए। तो ये दो शब्द की आपको प्रश्न ऐसे ही पूछ ले, समाज किसे कहते हैं,
परिभाषा बताइए, तो आप परिभाषा देंगे। आपको शब्द पूछ ले इसमें कौन सा समास है, तो समास बताना पड़ेगा उसको। आपको विग्रह पूछ ले तो विग्रह करना पड़ेगा उसका। आपसे कैसे पूछे प्रश्न, इसके 4-5 तरीके हैं, ठीक है। जैसे समास, पहला प्रश्न उसने पूछे समास की परिभाषा, समास की परिभाषा एक ये पूछ लिया, ठीक है। एक पूछ लिया, मान के चले प्रत्येक शब्द, प्रत्येक या प्रतिदिन दे दिया उसने, प्रतिदिन शब्द बताइए कौन सा समास है, कौन सा समास है, नाम लिखो। या उसने दे दिया कि नहीं प्रतिवर्ष का विग्रह करो, विग्रह करो तो विग्रह करो, नाम बताओ, नाम बताओ, यही पूछ सकता है। या विकल्प में पूछ ले वो, समझिए, विकल्प में पूछ ले, विकल्प दे दे पेट भर तक, ये दे दिया विग्रह। अब ऑप्शन दे दे 4, अव्ययभाव, दूसरा द्विगु, तीसरा दे दे वो बहुब्रीहि है, चौथा दे दे कर्मधारय है, ये दे दिया। आप कौन सा लिखेंगे, अव्ययभाव, विकल्प है। तो विकल्प भी पूछा जा सकता है। आपको 5-7 तरीके से, 5-6 तरीके, 4-5 तरीके से प्रश्न आराम से पूछ सकता है समास शब्द का। अब उदाहरण देखिए, और उदाहरण के तौर पर और उदाहरण देख लीजिए आप, और समझेंगे आप। जितने उदाहरण लिखेंगे और देखेंगे उससे उतना ही सॉल्व हो जाएगा और अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा अपन लिखें निर्विवाद, निर्विवाद लिखें, निर्विवाद ऐसे लिखा आपने, निर्विवाद। तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, नी उपसर्ग लग गया, विवाद रहित, बिना विवाद के, बिना कारण के, बिना विवाद के लिख देंगे अपन, बिना विवाद के, निर्विवाद। अब मान के चलो निर्विकार, निर्विकार है, बिना कारण के है, निर्विकार, कार रहित, बिना विकार, या बिना विवाद के, बिना कार के। और अपन ने लिखा जैसे माने चलो यथाशीघ्र, यथाशीघ्र ऐसे लिख दिया सब। यथाशीघ्र का क्या लिखेंगे विग्रह, फिर लिखेंगे शीघ्रता से, शीघ्रता से, शीघ्रता से, यथाशीघ्र। तो कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि आप जितने उदाहरण लिखेंगे, जितने उदाहरण लिखेंगे, जैसे को लिख दिया आपने बेशक, क्या लिखा आपने, बेशक, बेशक शब्द होता है एक, बेशक है, तो विग्रह क्या हुआ, बिना शक के, शक के बिना, बेशक, शक के बिना, बेशक, इसको लिख देंगे बेशक, शक के बिना, बेशक। यहाँ में बे उपसर्ग लग गो, यदा अव्यय लग गो, नी उपसर्ग लग गो, तो यानी उपसर्ग अव्यय का तो पहला पद होगा ही होगा। जिसको ये पता नहीं है उपसर्ग अव्यय इसमें, तो वो नहीं कर सका। जैसा निर्मक्षकम लिख दिया, मक्खियों का अभाव, मक्षकम कहते हैं मक्खी को, तो निर्मक्षकम, मक्खी, बिना मक्खी के अभाव के, निर्मक्षकम। अब जैसे मान के चलो अपन ने और लिखे उदाहरण, जैसे लिखे आपने निर्वय बिना है, और लिख दें अपन जैसे प्रतिपल, प्रतिपल, ठीक है। प्रतिपल के लिए क्या लिखेंगे विग्रह, क्या लिखेंगे, हर पल, हर पल लिखेंगे, हर पल, हर पल के प्रतिपल। तो यहाँ कहाँ पे इस बात की समस्या आ रही है बताइए आप। तो ये हुआ हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या होता है सुनिए आप। अब अव्ययभाव समास पूर्ण होने की ओर है। अब अव्ययभाव समास पूरा हो जाएगा। अब अव्ययभाव समास के बाद हम दूसरा समास बताएंगे। इस प्रकार से समास शब्द की एक भूमिका पूर्ण हुई, यानी समास 6, तो 6 दिन में समास पूर्ण हो जाए, 6 वीडियो बन जाए या 2 बन जाए, 1, 2, 3 में ही कर देंगे इसको ख़त्म। लेकिन ये समास इसी प्रकार से चलेगा, समास शब्द का ये पूर्ण हुआ।